बीपीएससी 69th इंटीग्रेटेड में मैंने एफएओ का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में 169 मार्क्स आ रहे हैं टोटल आउट ऑफ 300। तो अभी तक मैंने जितने मार्कशीट्स देखे हैं उसमें ये हाईएस्ट है। मे भी इससे ज़्यादा आए होंगे लोगों के। और ख़ास बात यह है कि पेपर 1 में 97 आए हैं, जो कि एक अच्छे मार्क्स हैं। पेपर 2 में मेरे अराउंड 72 हैं और ये ठीक है। पेपर 1 के लिए मैंने अच्छे से तैयारी किया था, पेपर 2 के लिए मैंने बस समय कम था तो देख लिया था। तो ज़्यादातर लोगों का पेपर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और कोई कोचिंग भी नहीं है इसके लिए। तो मैं सोचा कि इंस्टेड ऑफ कि सारे चीज़ों को पढ़ाने से अच्छा है कि आखिर मार्क्स कैसे मिलते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पेपर को। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। टोटल प्रोडक्ट कर्व और मार्जिनल कर्व का बताना है रिलेशन, और सेकेंड स्टेज क्यों बेस्ट है प्रोडक्शन के लिए। इसमें मैं अब टॉपिक्स को नहीं बताने वाला कि क्या कैसे एवरीथिंग। मैं इसमें आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को दिखाऊंगा और कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिफिनीशन दिया है, ये फार्मूला से रिलेशन दिखाया है, फिर मैंने रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, फिर ग्राफ से मैंने बताया है कि कितने स्टेजेस होते हैं, क्या रिलेशन है, और फिर मैंने बताया कि सेकेंड स्टेज कैसे बेटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंक्लूजन जो है ये पेपर 2 का है। यही कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ मैं टिप्स दूंगा कि कैसे मार्क्स आपके बेटर हो सकते हैं। तो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मैंने लिंक किया है पेपर 2 का, जो कि ये कॉन्सेप्ट है, और पेपर 1 से मैंने लिंक किया। क्योंकि प्रोडक्शन का जहाँ भी बात आता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो मेक इन इंडिया का लिखो आप कि हाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। तो इसीलिए 9 मार्क्स मिले हैं। नहीं तो हो सकता मैं ये नहीं लिखता यहाँ तक तो शायद 8 मिलते। ठीक है, तो ये एक एक मार्क्स आपको दिखेंगे मेरे पेपर में। अच्छे से सब लेबल करना है एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्या क्या डिमांड है। पहला ऑटोनॉमस को डिफ़ाइन करना है, दूसरा इंड्यूस्ड को डिफ़ाइन करना है, तीसरा क्या पार्ट है कि इफ़ेक्टिव डिमांड जो है कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से होता है, और ये चौथा मतलब इसका क्वेश्चन का डिमांड है कि इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब ये खास चीज़ ये है कि आपने देखा 1 2 और ये 3, अब इन तीनों का डायग्राम बनेगा। हो सकता है कि दो कॉन्सेप्ट का एक ही में डायग्राम बन जाए, लेकिन ये समझाना मेन मुद्दा था। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बताया क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही ना ये दोनों निकल रहे हैं। तो जो ब्रॉड चीज़ें हैं उसको इंट्रो में लिखा, फिर ऑटोनोमस को एक्सप्लेन किया, डायग्राम बनाया, पहला डायग्राम, फिर इंड्यूस्ड को मैंने एक्सप्लेन किया और फिर डायग्राम बनाया, और फिर इफ़ेक्टिव डिमांड को मैंने बताया। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किनीजियन स्कूल ऑफ थॉट। तो क्या है कि कीवर्ड अच्छे अच्छे आपको डालने हैं, इससे भी मार्क्स मिलते हैं। और फिर मैंने तीसरा डायग्राम दिखाया। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने किनीजियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि मुझे यहाँ पे एक और मैंने स्पेस छोड़ दिया। तो ये चीज़ आपको मिलेगा कि स्पेस का भी बहुत रोल है। यदि आप स्पेस एंड टू एंड मतलब क्या कि शुरू से स्टार्ट करके अंत तक आप अगर स्पेस फिल करते हैं तो उसका मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे मुझे पेपर 2 का एक कॉन्सेप्ट डाल देना चाहिए था। पेपर 2 का क्या कॉन्सेप्ट डालना चाहिए था, तो पेपर 2 में जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, डिमांड का बात हो रहा है कि डिमांड को कैसे बूस्ट किया जाए। तो कोविड में कैसे डिमांड कम था, सरकार ने फिर बहुत सारे चीज़ें करी। ठीक है, फिस्कल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया, फिस्कल स्टिमुलस दिया। तो ये मैं रिलेट करके इसको लिख सकता था कि इंडिया में भी हम लोग किनीजियन को कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में फॉलो किए थे। तो ये है, तो उस समय लिमिटेड नॉलेज था मेरे पास जितना था, पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था, मेंस नहीं पता था कि स्पेस फिल करने पे भी नंबर बूस्ट होते हैं। तो इसमें मुझे 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। फिर हम देखते हैं कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मैंने बजट को सबसे पहले मतलब क्या है, इंट्रो में क्या लिखना है, जैसे कुछ पूछ रहा है
कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, तो ये किस चीज़ से ओरिजिन हुआ है? बजट से। तो आप सबसे पहले बजट को एक्सप्लेन करो। आर्टिकल 1 to 8 पॉलिटी का पार्ट डाला मैंने, इंटरलिंक किया है। तो ऐसे नहीं है कि इकोनॉमिक्स का है तो आप छोड़ दें, मतलब हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी तो पढ़ते ही हैं ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो आपको वो वैसे करना है। फिर मैंने ऐसे दिया है कि इसके बारे में डिफरेंस दिया है। कुछ प्रेजेंटेशन पे और वर्क करना चाहिए, जैसे मुझे इसे बॉक्स करना चाहिए था, मे बी इससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्क्स बूस्ट होंगे, बट ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूरे पेपर में 2-3 मार्क्स का एज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट करके ऐसे मुझे बॉक्स करना था। हाँ ठीक है, फिर मैंने कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट पे का पूरा लिखा है, और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स लिखा है। फिर यहाँ पे मैंने फिर पेपर 2 से मैंने लिंक किया, देखिए सप्तऋषि हो गया, तो उस साल का जो भी बजट है, जैसे इस साल का है 25-26 है, तो आप लिंक करो ना, लिंक करो कि क्या थीम था, क्या मेन मुद्दा था। जैसे वो 4 पिलर थे कि युवा, अन्नदाता, नारी, और एक और कोई इम्पोर्टेंट जो मेजर एरिया था 1-2 साल पहले बजट में था, इस साल भी कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे आप लिंक करो। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे भी मैंने एंड टू एंड नहीं फिल किया, और ये इजी क्वेश्चन है। मेरा इजी क्वेश्चन में मार्क्स कहीं कहीं आपको दिखेगा कम आया। इजी क्वेश्चन में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको दिखाना चाहिए कि क्या क्या यूज़ होता है कैपिटल बजट का, रेवेन्यू बजट का, ठीक है। उसके बाद इसमें फार्मूला लिख सकते थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, डेफिसिट के बारे में, बजट डेफिसिट के बारे में भी, रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी चर्चा कर सकते थे। तो मतलब एंड टू एंड फिल करना है, 6 मार्क्स इसीलिए मिले हैं। तो ऑप्शनल में मार्किंग सही हुआ है, ये टेक्निकल ऑप्शनल है, तो इसमें आप जितना लिखोगे मिलेगा। फिर यहाँ पे आया टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहला डिमांड क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो डिमांड समझो कि डिमांड क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले यही है, मेरा क्या था ना कि भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछा, TOT, और मतलब क्या है, ये ट्रेड से निकला है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो मैं सबसे पहले इंट्रो में यही करता हूँ कि सबसे पहले जो बैकग्राउंड होता है ट्रेड को बताता हूँ क्या है। फिर मैंने कीवर्ड्स डाले कि मर्केंटाइलिज्म हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो कॉम्परेटिव एडवांटेज थियरी डेविड रिकार्डो का है, हेक्सर ओलिन थियरी है, मंडल फ्लेमिंग है। तो ये डिफाइन करते हैं कि दो देश के बीच के ट्रेड रिलेशन को, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है नहीं आपके पास, तो आप ये सब लिखोगे तो जो इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स के कीवर्ड है ना, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि 71st में VFA के पोस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, सॉरी 72nd में, राइट, 72nd में भी आई गेस पोस्ट हैं। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ऐसा सिचुएशंस बना तो जो पेपर उनके टॉपिक्स है मेजर हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने टर्म्स ऑफ ट्रेड, चूँकि उस समय मुझे टर्म्स ऑफ ट्रेड का इतना आइडिया नहीं था, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो एंड ऑल, तो मैंने बस इसको छोड़ दिया, इस पार्ट को मैंने अच्छे से एड्रेस नहीं किया। टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो हम पढ़ते हैं एक्सपोर्ट बाई इंपोर्ट या आई गेस, तो ये मुझे पता नहीं था उस समय, तो फिर मैंने इसको यहाँ एड्रेस कर दिया। फिर मैंने ट्रेड इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है, कैसे हम ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास कंटेंट नहीं था, तो मैंने इसी पार्ट को फिर न्यू ट्रेड पॉलिसी को दिखाया, और फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक किया, IMEC से लिंक किया, शेयर डेवलपमेंट की बात करी, G20 की बात करी, और फिर एंड टू एंड फिल कर देता ना, तो 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आपके पास इसका कंटेंट ना हो, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, तो पार्ट 1 को मैंने बस इतना में एड्रेस किया है, इतना में एड्रेस किया है, ठीक है। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखा है, मुझे फार्मूला याद नहीं था, तो इस कारण से अगर फार्मूला याद रहता तो मे बी 9 मार्क्स मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है, बस कोशिश कीजिए कि आप एंड टू एंड फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि कंज्यूमर बिहेवियर का है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच का है, पहला, दूसरा डिफाइन करना है, और कौन सा अप्रोच बेटर है। अब आपको ये भी बताना है, तीसरा चीज़ कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है, चौथा। तो आप डिमांड को समझें, ठीक है ना, कि गणनावाचक और क्रमवाचक
उपयोगिता माप दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए, यानी दोनों को परिभाषित करना है और इसमें से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आप चार चीज़ों को, आपके माइंड में ये चार चीज़ें चलनी चाहिए। अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मैंने वही किया है कि कार्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया, ऑर्डिनल को किया, फिर डायग्राम दिया। डायग्राम देना है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम देना है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा बेटर है। तो यही है ना, एंड टू एंड फिल नहीं किया, तो इसके कारण मार्क्स उतना अच्छा मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था कि ये समझाना चाहिए था। और यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी बेटर है या ऑर्डिनल बेटर, क्यों बेटर है, इसको अच्छे से स्पेस पॉइंट वाइज में लिखना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा एक पेज फिल हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि कौन सा बेटर है। हमें पता है कि ऑर्डिनल बेटर है, इसमें रैंक होता है, ठीक है, और इसमें वो नहीं है कि सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम डिफरेंस भी दिखा सकते थे, दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, अच्छे से एक्सप्लेन करते। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये स्पेस फिल करने के भी मार्क्स होते हैं, तो इसी। और मेरे फॉन्ट साइज़ जो हैं वर्ड्स के बहुत छोटे हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नीचे लिख देता, फिर इसको यहाँ, तो हो सकता है यही चीज़ मुझे 7/10 मिल जाता। और फिर यहाँ पे मुझे हो सकता है कि पेपर 2 से, सोचो आप कि पेपर 2 से कैसे लिंक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पेपर 1 के हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में नहीं होंगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यूटिलिटी की बात है। तो यूटिलिटी की बात है तो कैसे एक देश के यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, तो वैसे आप कनेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हो। वो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ज़रूरी नहीं है कि कंक्लूजन में हर बार पेपर 2 से ही आप लिंक करके दो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कीवर्ड इसमें जे.आर. हिक्स है, तो ये सब कुछ कुछ कीवर्ड है, आपको देखना है। फिर ये तो क्वेश्चन हमेशा आता है 50 मार्क्स का कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, डिफरेंट मेथड्स। तो 3 मेथड्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। और डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि जब कहीं भी पूछे डिफ़िकल्टीज़, तो आपको वे फॉरवर्ड देना है, सॉल्यूशन देना है, रिफॉर्म देना है, क्योंकि आप तो डिफ़िकल्टी बता के नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपके पास प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कहीं भी चैलेंजेज हो, डिफ़िकल्टीज हो, तो उसका आप फिर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ में मेरे पास ज़्यादा कंटेंट था नहीं। दूसरा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कैसे अटेंड होता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इनकम बढ़ता है तो, ठीक है। तो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताया, इंडिफरेंस कर्व को बताया, जे.आर. हिक्स को, वो ये सेम क्वेश्चन मिलता जुलता था, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम दिया, बजट लाइन को समझाया, इक्वेशन दिया, कैसे नोटेशन है उसको समझाया। फिर यहाँ पे बजट लाइन का डायग्राम दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाया। यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बताया। फिर इसको एक्सप्लेन किया। देन ये स्लोप बताया, कैसे, मतलब मैथमेटिकली मैंने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या पोजीशन होता है, ठीक है। मैं ये सब डिस्कस नहीं करने वाला, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखते हैं आंसर। एंड देन फिर मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि इनकम राइज होने से, मतलब इनकम राइज होगा तो क्या होगा, मान लो आप 100 रुपीज़ अर्न करते हो, फिर 200, तो आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा ना राइट की तरफ। फिर मैंने ये दिखाया कि मतलब इनकम ये एम है, एम डैश न्यू इनकम है, तो एम डैश क्या है, ग्रेटर है, तो इससे क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। और फिर लास्ट में मैंने क्या किया है, इनकम, चूँकि इनकम है, आप कीवर्ड को समझो, तो मैंने जीविका से लिंक किया है, यहाँ पे जीविका से लिंक किया है, ठीक है। उसके बाद पीएम विकास से लिंक किया है। तो चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो इंडिया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बिहार सरकार के इनिशिएटिव्स, हर क्वेश्चन में आप कोशिश करो बिहार सरकार के इनिशिएटिव्स को। जैसे उस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला था, तो इसमें कंक्लूजन में मैंने, लेट मी सी वंस,
कंक्लूजन में क्या दिया था मैंने, ये दिया था मेक इन इंडिया। तो बिहार का कोई इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग से, तो आप वो लिख दो। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बिहार कोई इनिशिएटिव चला रहा है डिमांड बूस्ट करने के लिए, वो लिख दो ना। ठीक है, एमजी नरेगा लिख सकते हो ना, क्या है डिमांड बूस्ट कर रहा है, मतलब इंडिया का ये हो गया। ठीक है, अब वही है नरेगा का जो न्यू लॉ है उसको आप मेंशन कर सकते हो। जी राम जी जो एक्ट है तो उसको मतलब आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि हाँ उससे डिमांड बूस्ट होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे फिर। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 35 मार्क्स मिले, 1 2 3 3 पेजेस छोड़े हैं। अगर मतलब जनरली ये जो मतलब आई गेस 10 पेजेस होते हैं, एक पेज के 5 मार्क्स देते हैं। अगर आप पूरा पेजेस फिल करते हो तो 40-45 तो मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको डिमांड भी एड्रेस करना है, ये नहीं कि सिर्फ पेजेस फिल कर दिए। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि ये मत समझो आप कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, सब कुछ डिमांड एड्रेस कर रहे हो, बट स्पेस भी आपको फिल करना है। ठीक है, और ऑप्शनल में टाइम मैनेजमेंट का उतना इशू होता नहीं है, तो आप स्पेस फिल कर सकते हो, मार्क्स आपके बूस्ट करेंगे। तो जो भी लोग एफ देंगे 72nd में, प्रीलिम्स अगर क्लियर होता है तो, और प्रीलिम्स से रिलेटेड किसी को कोई इशू है पेपर में तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सकेगा तो एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। कुछ एप्टीट्यूड होते हैं जिससे कि आपके 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट कर जाते हैं, जो सबके पास नॉलेज लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया। देन थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि कमर्शियल बैंक ऑफ बिहार और उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने ये सब प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। ये फिक्स टॉपिक है, क्योंकि ये सब सिलेबस में मेंशन है, आप ये सब प्रिपेयर करके रखो। और मैं तो यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि इसे देख के जाओ, और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं कमर्शियल बैंक इन बिहार से रिलेटेड, और आप पूरा लिख के आओगे। ये जो क्वेश्चन था डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो कोर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, पेपर 2 का भी ये कॉन्सेप्ट है, तो मैंने इसी को लिखा। तो बीओपी को क्या है, डिमांड समझते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि डिसइक्विलिब्रियम और उसका कॉज क्या है। तो आप डिसइक्विलिब्रियम को समझाओगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कहाँ से एराइज हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसमें कह रहा है कि डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर इसके कॉज क्या है, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझाओगे, क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम, क्या होता है, मतलब जो भी टाइप्स है। फिर डिसइक्विलिब्रियम समझाओगे, उसका कॉज है, फिर आप बताओगे ना। क्वेश्चन में पूछ ही दिया है कि देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये निगेटिव चीज़ है, तो जहाँ भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन दिया देना है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ दिया कि कैसे आप करेक्ट करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को। तो मैंने बीओपी को समझाया, बीओपी का मैंने दिखाया यहाँ पे। फिर बीओपी का ये पूरा जो डायग्राम है, और यहाँ पे स्पेस फिल करने का क्या है कि भाई आप इसके भी कंपोनेंट्स को दिखाओ अगले पेज पे। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स के क्वेश्चन है तो हर चीज़ को अच्छे से ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करना है। फिर मैंने इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम ये समझाया, ये दोनों कंडीशन को दिखाया। फिर क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि हाँ इंपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा नहीं होगा, ये तीनों मैंने दिखाया। ठीक है, ट्रेड के टर्म्स में मैंने दिखाया। और फिर मैंने यहाँ पे बीओपी का सब कुछ दिखाया है। और यहाँ पे फिर वही है कि मतलब कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स बस दिए हैं, और ये कोई ज़्यादा थे नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको बताना था कि ट्रेड को कैसे बूस्ट करें, मतलब एक्सपोर्ट को कैसे, इंपोर्ट को। तो आप मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सारी चीज़ों को लिखो। ठीक है ना, मतलब ये पेपर 2 उस समय चूँकि लिमिटेड नॉलेज था, बट एप्लीकेशन नहीं आता था कि कैसे हाँ पेजेस फिल करने के मार्क्स होते। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 पेजेस और 4.5 पेजेस मैंने छोड़े हैं। और देख लो, आप कैलकुलेट कर लो कि अराउंड आई गेस कि 5.5 मैंने फिल किए हैं, तो 27 मार्क्स मिले हैं। तो
आप आराम से एफएओ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये पेपर 1 था। मैंने एफएओ का इंटरव्यू दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बहुत कम मार्क्स से रुका था। पेपर 2 में मेरे 72 मार्क्स आए थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बस तैयारी उतना किया नहीं था अच्छे से, और आइडिया भी नहीं था, ठीक है, कि कैसे मार्क्स बूस्ट किया जाता है। जो पता था बस लिख दिया। लेकिन आंसर राइटिंग एक स्किल है खुद में। तो अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर है अच्छा लगता है, तो मैं पेपर 2 के बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ, अपना जो भी पेपर है, कि क्या क्या बेटरमेंट हो सकता है। पेपर 2 के आंसर्स मैंने कैसे लिखे, और भी कुछ आपको लगता है कि बीपीएससी से रिलेटेड, खास करके ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और बीपीएससी मेंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं 71st मेंस अभी अभी लिख के आया हूँ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।